नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ऑपरेशन मेघचक्र को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन में जिस तरीके से रूस के द्वारा 4 अलग अलग क्षेत्रों पर जनमत संग्रह कराने की बातें कही गई है, उसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड पर जो गाइडलाइन देने के लिए एक बड़ी बेंच को यह मामला सौंपा गया है, उसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। गांठदार त्वचा रोग ये क्या होता है, इसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और इसरो के द्वारा जो साउंडिंग रॉकेट छोड़ा जाने वाला है उसको आधार बना करके जो न्यूज आया है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है ऑपरेशन मेघचक्र 50 अंडर सीबीआई स्कैनर ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आपको ध्यान में रखना है कि यह टॉपिक समान अध्ययन 2 बच्चों से संबंधित मुद्दों जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको लेकर के सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी यहाँ पे चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि सीबीआई ने शनिवार को बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार और साझाकरण करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र नामक एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें देश भर में जो है छापेमारी की गई है। आपको ध्यान में रखना है कि यह कोई पहला बड़ा कार्रवाई सीबीआई के द्वारा नहीं किया गया है। इससे पहले नवंबर 2021 में भी सीबीआई ने इसी तरह का एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन। तो इन दोनों ऑपरेशन के जो निक नेम है उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है यहां पर जो इनपुट है यानी कि जो सूचना है वह न्यूजीलैंड के अधिकारियों से प्राप्त हुई थी। न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने इंटरपोल को यह सूचना दी थी और इंटरपोल की सिंगापुर की जो विशेष इकाई है उसने यह इनपुट भारत को सौंपा था, जिसको आधार बना करके सीबीआई के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो भी जो है इसमें भारत की सहायता कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, आपको ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले एक न्यूज आया था जिसका शीर्षक था इंडिया बिकम्स 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल चाइल्ड सेक्स एब्यूज डाटाबेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था ये, उस समय हम लोग ने इस पर चर्चा किया था। इस न्यूज को आप लोग एक बार जरूर से रिवाइज करेंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत जो है इंटरपोल के द्वारा जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज डेटाबेस बनाया गया है उसका 68वां मेंबर बन गया है। और यहां पर भारत की तरफ से जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है यानी कि सीबीआई है वह जो है इन सभी मामलों को देखता है। जिस डेटाबेस की यहां पर बात हो रही है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल। यह एक डेटाबेस है जहां पर दुनिया में जो बाल यौन शोषण सामग्री सर्कुलेट होती है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या फिर फोटोज के माध्यम से हो, वीडियोस के माध्यम से हो, उनका डेटाबेस जो है यहां पर एकत्रित किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि आखिर जिस बच्चे का यौन शोषण का सामग्री यहां पर सर्कुलेट किया जा रहा है वह किस देश का है, उसके साथ यह दुर्व्यवहार करने वाले लोग कौन हैं, यह जो यौन शोषण है वह किस स्थान पर हुआ है। यानी कि यहां पर जो वीडियो और छवि यानी कि जो फोटो होते हैं उनका उपयोग करके यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आखिर पीड़ित कौन है, दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति कौन है और कहां पर इस अपराध को अंजाम दिया गया है। और ऐसा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यहां पर उपयोग किया जाता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि आखिर वो फोटो या फिर जो वीडियो है वह किस देश से ओरिजिनेट हुआ है। मान लीजिए कोई फोटो है या फिर कोई वीडियो है, उसके पीछे जो भी सामग्रियां होती हैं उससे जो है यहां पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आखिर
वो वीडियो या फिर जो फोटो है वह किस देश से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब कि फोटो के पीछे जो साइन होते हैं, जो कलाकृति होती है, जो दीवारें होती हैं, उसके माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आखिर यह जो बाल यौन शोषण की सामग्रियां हैं किस देश से ओरिजिनेट हो रही हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस समूह में शामिल सभी देश, यानी कि अभी तक जो है इसमें 68 देश हैं, भारत इसका 68वां मेंबर बना है। वे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इसके बाद जो है फिर कार्रवाई की जाती है। आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह का जो सूचना मिलने पर सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र जो है चलाया है। इस डेटाबेस से जो क्लू मिला है उसी का उपयोग करते हुए सीबीआई के द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो डेटाबेस है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि अभी तक इस डेटाबेस के माध्यम से जो डेटा निकल करके आया है उसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2022 तक इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरपोल के द्वारा बाल शोषण के 30,000 से अधिक पीड़ितों और 13,000 से अधिक अपराधियों की पहचान की गई है। तो काफी सक्सेसफुल यह कोलैबोरेशन है। अगर हम भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों की बात करें तो यहां पर इंटरपोल का जो डेटा है उसके अनुसार भारत में 2017 से 2020 तक, यानी कि इन 3 सालों में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के 24 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इन सभी मामलों में 80% जो पीड़ित हैं वे 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ये जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री का सर्कुलेशन होता है वह काफी पिछले दिनों बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो इंटरपोल का डेटाबेस है उसको ज्वाइन किया गया है। इसके बाद से सीबीआई को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि भारत में कहां पर इस तरह के काम होते हैं, कहां से इनको सर्कुलेट किया जाता है, और इसी क्लू को ध्यान में रख करके सीबीआई के द्वारा इस तरह के बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2019 में ही सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन पोस्टिंग, सर्कुलेशन और डाउनलोड पर नजर रखने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया था जिसका नाम था ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। और यहां पर जिस इकाई का गठन किया गया था सीबीआई के द्वारा, उसकी खुफिया जानकारी के आधार पर ही लगातार सीबीआई जो है भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के जो पैडलर्स होते हैं, यानी कि जो लोग इसको सर्कुलेट करते हैं, उसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहा है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है हाउ विल पुतिन मोबिलाइजेशन इंपैक्ट यूक्रेन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस ने पिछले मंगलवार को यह घोषणा की थी कि उसके द्वारा जो एरियाज यूक्रेन के हथियाए गए हैं, जहां पर उसने बढ़त बना रखी है, वहां पर उसके द्वारा जनमत संग्रह कराया जाएगा। इस बात को जानने के लिए कि ये जो एरिया हैं वह यूक्रेन में रहना चाहते हैं या फिर रूस में मिलना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिखाया जा रहा है, चाहे वो क्रीमिया हो या फिर लुहांस्क हो, डोनेटस्क हो, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर रूस ने बढ़त बना रखी है और इनके आसपास रूस और यूक्रेन के सेनाओं के बीच भारी युद्ध चल रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि यूक्रेन की सेना के द्वारा जो खार्किव का क्षेत्र है वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया गया है और इसके बाद से ही पुतिन के द्वारा लगातार मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को इस क्षेत्र में भेजा जाए ताकि जो बढ़त रूस ने इन क्षेत्रों में बनाई है उसे वह खो ना दे। यहां पर रूस के द्वारा यह भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर वह परमाणु बमों का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि सरासर यहां पर धमकी दी गई थी रूस के द्वारा। अब यहां पर रूस के द्वारा यह कहा गया है कि जो यूक्रेन के ऐसे एरिया जिनमें अभी रूस का जो है बढ़त है, वहां पर जो है जनमत संग्रह कराया जाएगा।
अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि आखिर यह जनमत संग्रह कौन चाहता है, यानी कि किन एरिया में जो है ये जनमत संग्रह कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो डोनेटस्क का एरिया है और जो लुहांस का एरिया है, वहां पर जो है जनमत संग्रह कराने की बात कही गई है। उसी तरीके से यूक्रेन का जो खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्र है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है जापोरिजिया क्षेत्र और ये है खेरसान क्षेत्र। जहां पर अभी रूस की बढ़त है, वहां पर भी जनमत संग्रह कराने की बात कही गई है कि आखिर ये लोग जो है यूक्रेन में जाना चाहते हैं या फिर रूस के साथ मिलना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। इस युद्ध को होते हुए 7 महीने हो गए हैं और लगभग 7 महीने के बाद जो है रूस के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो यहां पर आपको उन नामों को ध्यान में रखना है जहां पर रूस के द्वारा जनमत संग्रह कराने की बात कही जा रही है। आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरह का एक जनमत संग्रह जो है रूस के द्वारा क्रीमिया में कराया गया था। आप सभी को पता होगा कि क्रीमिया में जो संघर्ष है वह 2014 में शुरू हुआ था और 27 फरवरी 2014 को रूसी सेनाओं ने क्रीमिया पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद लगभग कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 16 मार्च को ही रूस के द्वारा क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया और क्रीमिया के नेताओं का यह कहना था कि जो जनमत संग्रह हुआ है उसमें 97% लोगों के द्वारा यूक्रेन से अलग होने की बात कही गई है और रूस में शामिल होने का समर्थन किया गया है। तो इस तरह का जनमत संग्रह जो है रूस के द्वारा पहले ही क्रीमिया में कराया जा चुका है और अभी जो रूस है वह यूक्रेन के 4 क्षेत्र डोनेटस्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया में इसी तरह का जनमत संग्रह कराने की बात कह रहा है। तो यहां पर आपको इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो जनमत संग्रह होगा उससे यूक्रेन को क्या नुकसान होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो 4 क्षेत्र हैं यूक्रेन के, वो अगर रूस में शामिल हो जाते हैं तो लगभग रूस को जो है 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र मिल जाएगा, जो कि यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% होगा। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये जो क्षेत्र है वह हंगरी और पुर्तगाल के आकार के बराबर है। अगर इन क्षेत्रों में क्रीमिया के एरिया को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर यह जो आकार है वह और बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 4 क्षेत्र और क्रीमिया यूक्रेन के हाथ से निकल जाते हैं तो यूक्रेन को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे खतरे भी हैं जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में किया गया है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए रूस जनमत संग्रह को लेकर के आगे बढ़ता है और मान लीजिए ये सभी के सभी 4 क्षेत्र रूस में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे जो टकराव है वह रूस और नेटो के बीच में होगा, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। रूस ने पहले ही ऐसे किसी भी सैन्य टकराव में यह साफ कहा है कि यह जो टकराव है वो काफी बड़ा होने वाला है, यहां तक कि नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। और अगर हम रूस का जो परमाणु सिद्धांत है उसको देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि अगर रूस के खिलाफ किसी देश के द्वारा परमाणु या फिर सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से हमला किया जाता है या फिर पारंपरिक हथियारों से रूस पर हमला किया जाता है जिससे कि रूस का जो अस्तित्व है अगर खतरे में पड़ता है, तो यहां पर रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर जनमत संग्रह होता है और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका रूस की ओर चला जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं रूस और नेटो देशों के बीच में लड़ाई होना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ऑन कैपिटल पनिशमेंट। हमने जो है इस टॉपिक पर पहले भी चर्चा किया था। आपको ध्यान में रखना है कि यह टॉपिक समान अध्ययन 2 न्याय तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जो मृत्यु दंड है उसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है। इससे पहले 20 तारीख का जो CNA था वहां पर मैंने आपको मृत्यु दंड को पढ़ाया था, उससे जुड़ा जो एडिटोरियल आया था उसको समझाने का प्रयास किया था।
तो वैसी ही बातें आज के भी न्यूज़ में कही गई हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नई बातें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह जो मामला है उसको 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया है। और यहाँ पर जो है यह मामला इसलिए सौंपा गया है 5 सदस्यीय संविधान पीठ को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि मृत्युदंड को लेकर के जो सजा देने का तरीका है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी उसने ये कहा था कि जब भी किसी निचली अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो यहाँ पर उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है उसके अपराध की गंभीरता क्या है। न्यायालयों को उस अपराधी को अपराध की गंभीरता को कम साबित करने का अवसर देना चाहिए, ताकि वह कोर्ट को इस बात के लिए राजी कर सके कि जिस मामले में उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है उसमें ऐसी सख्त सजा की जरूरत नहीं है। तो यह जो मामला है उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह जो मामला है उसे 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजा है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जजेस के बीच में इस बात को लेकर के भी मतभेद है कि मान लीजिए जिस समय सुनवाई कंप्लीट होती है, मान लीजिए किसी अपराधी को जिस समय अपराध का दोषी मान लिया जाता है, क्या उसी दिन उसे सजा होनी चाहिए या फिर जो सजा का निर्धारण है वह किसी और दिन होना चाहिए। यानी कि जिस दिन अपराध साबित होता है उस व्यक्ति का, क्या उसी दिन न्यायालयों के द्वारा सजा भी सुनाई जानी चाहिए या फिर सजा सुनाने के लिए एक अलग सत्र बुलाना चाहिए। तो इसको लेकर के भी यहां पर जजेस के बीच में मतभेद है। अब यह मतभेद क्यों है इसको भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो CRPC है उसकी धारा 235 ये कहती है कि जब न्यायालयों में कोई मामला चल रहा होता है तो यहां पर जो भी दलीलें होते हैं पक्ष और विपक्ष की, उसको सुनने के बाद जज जो है अपना फैसला सुनाएगा। मान लीजिए यदि जो आरोपी है उस पर जो दोष सिद्धि है वह साबित हो जाता है, यानी कि यह साबित हो जाता है कि जो आरोपी है उसी ने अपराध किया है, तो यहां पर जो न्यायाधीश होता है वह फिर सजा के ऊपर अपना फैसला करेगा। यानी कि सजा के ऊपर अब सुनवाई होगी कि आखिर उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को कितना सजा दिया जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया में भी न्यायाधीश के द्वारा आरोपी की बात को सुना जाता है कि आखिर आरोपी क्या कहना चाहता है सजा को लेकर के, और फिर जो जज है वह सजा का निर्धारण करता है। अगर मान लीजिए यहां पर मामला ऐसा है जिसमें जज के द्वारा उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, तब यहां पर आरोपी को सुनने का जो बात है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि CRPC की धारा 235 क्या कहता है। यहां पर एक और धारा है जिसे हम कहते हैं धारा 354, और इसका जो तीसरा भाग है यानी कि धारा 354 का जो तीसरा भाग है वो ये कहता है कि जब कोई ऐसा अपराध सिद्ध होता है जिसके लिए जजेस के द्वारा उस व्यक्ति को यानी कि अपराधी को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है, तो यहां पर जो निर्णय जजेस के द्वारा दिया जाएगा उसमें उसके कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा विशेष कारण है जिसको देख करके जजेस के द्वारा उस अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई है या फिर आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। और इसीलिए यहां पर यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि के बाद, यानी कि किसी व्यक्ति को जब दोषी ठहराया जाता है उसके बाद सजा की जो सुनवाई होती है, यानी कि जब जजेस सजा का ऐलान करते हैं उसकी जो सुनवाई होती है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय यह तय किया जाता है कि उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास पर्याप्त होगा। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चन सिंह का जो मामला था उसमें
मौत की सजा के प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही एक व्यक्ति को मृत्यु दंड का सजा दिया जाना चाहिए। इस पर मैंने पहले ही आपसे चर्चा किया है डिटेल में, उसको जाकर के एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बचन सिंह का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन यानी कि दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि उसे जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या फिर कोई और सजा दी जाए, तो यहां पर जजेस को उसको कंसीडर करना चाहिए। और इसीलिए यहां पर यह बात कही जाती है कि जिस दिन एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है, जजेस को जो है उसी दिन सजा के ऊपर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी और दिन जो है सजा कितनी मिले उस पर जो है सुनवाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? यहां पर जो न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमें जो है अपराधी को एक मौका देना चाहिए ताकि वह अपनी परिस्थितियों यानी कि वह जिस परिवेश में रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण उसने ऐसा अपराध किया, उसका जो पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी यहां पर जजेस के द्वारा देखने की आवश्यकता है, ताकि यहां पर वह जो अपराधी है वह इस बात को बता सके कि उसने जो अपराध किया है उसमें जो है उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और यहां पर न्याय का सिद्धांत यह भी कहता है कि जब कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को खास करके मृत्यु दंड की सजा सुनाता है तो वहां पर उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो परिवेश है, उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसको भी उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मृत्यु दंड की सजा देते समय आपको एक विशेष कारण बताना होगा, तो उसका निर्धारण करने के लिए भी न्यायाधीश को समय चाहिए होता है। वह यह देखता है कि अपराध की गंभीरता क्या है, और अगर उसे लगता है कि अपराध की गंभीरता बहुत ही ज्यादा है तो वह फिर उस विशेष कारण के वजह से उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर उस व्यक्ति की परिस्थितियों को देखते हुए जजेस को यह लगता है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास देना चाहिए, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मृत्युदंड देते समय जजेस को अपराध की गंभीरता के साथ साथ जो अपराधी है उसकी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि उसके मृत्युदंड की सजा को कम किया जा सकता है, तो यहां पर उस अपराधी को यह सिद्ध करने का मौका जरूर देना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन दोष सिद्धि हुआ है यानी कि एक व्यक्ति का अपराध साबित हुआ है, उस दिन फैसला ना लेकर के सजा पर सुनवाई किसी और दिन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इसको लेकर के भी जजेस के बीच में अलग अलग मत हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं दुर्लभ से दुर्लभ, तो इसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। और यहां पर एक जज को अपराध की क्रूरता, अपराधी का आचरण, अपराध में उसके शामिल होने का पिछला इतिहास और उसमें सुधार की संभावना आदि को देख करके ही यह तय किया जाता है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं दिया जाए। यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले को ध्यान में रखना है, और वो मामला है दत्ता राय बनाम महाराष्ट्र राज्य 2020। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की एक बेंच ने एक व्यक्ति के मौत की सजा को इस आधार पर उम्र कैद में बदल दिया कि उस व्यक्ति को सजा की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह कहा जाता है कि जब बात यहां पर मृत्युदंड की हो तो यहां पर न्यायाधीशों को अलग से सजा पर सुनवाई करनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति अपनी सजा को कम करवाने के लिए अपनी बातों को सामने रख सके। लेकिन इसको लेकर के भी जजेस के बीच में 2 राय हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जो न्यायाधीश हैं वह जिस दिन
दोष सिद्धि हुआ है उसी दिन सजा सुना सकते हैं। यानी कि सजा सुनाने के लिए उनको अलग से कोई भी अलग सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि एक विचार ये कहता है कि दोष सिद्धि होने के बाद सजा पर सुनवाई का मौका जरूर देना चाहिए, यानी कि किसी और दिन जजेस को सजा देनी चाहिए जहां पर वह अपराधी का जो बैकग्राउंड है उसको देख सके, अपराधी को मौका दे सके कि वह अपने लिए कम सजा की मांग करे। और अगर हम उसको यह मौका नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो इस तरह की बातें यहां पर सामने आती रही हैं और इसी को देखते हुए ये जो अलग अलग मत है उसी को देखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे के सारे मामले को जो है एक बड़ी बेंच को सौंपा है ताकि जो भी गाइडलाइन है मृत्यु दंड को लेकर के उसे क्लियर किया जा सके, जिसका पालन सारे न्यायालय करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी ये सब्जेक्ट बना हुआ है, टॉपिक बना हुआ है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द इवोल्यूशन ऑफ लंपी स्किन डिजीज वायरस, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि यह जो वायरस है उसके कारण भारत में बहुत सारे जो पशु हैं उनकी मौत हुई है, और इसीलिए यह जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। यहां पर अगर हम लंपी स्किन डिजीज की बात करें यानी कि गांठदार त्वचा रोग की बात करें तो यह एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है, और पहली बार इसका जो मामला है वह 1929 में जाम्बिया में पाया गया था। यह जो रोग है वह एक वायरस से होता है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, जो कि एक पॉक्स वायरस का ही फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो इस नाम को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। यहां पर यह कहा गया है कि 1980 तक इसके जो मामले हैं वह जो है अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित हैं, लेकिन अफ्रीका के बाहर जो इसका पहला संक्रमण है यानी कि पहला संक्रमण का जो रिपोर्ट है वह 1989 में इजराइल से आया था। उसके बाद 2016 में रूस और दक्षिण पूर्व यूरोपीय देशों में इसकी सूचना मिली। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इस बीमारी का जो पहला केस है वह 2019 में बांग्लादेश में देखा गया था, और उसके बाद से फिर यह जो बीमारी है वह चीन, भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, हांगकांग, म्यांमार जैसे देशों में फैल गया। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं इस बीमारी को लेकर के वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर यह कहा जाता है कि जिस जानवर को यह संक्रमित करता है उसके कारण उस जानवर का वजन तुरंत कम होना शुरू हो जाता है, उसके दूध उत्पादन का जो क्षमता है वो भी कम होने लगता है, उसे बुखार आने लगता है, उसके मुंह में घाव हो जाते हैं। इसके साथ साथ उस जानवर के नाक और मुंह से अधिक लार का जो है स्राव होता है। अगर मान लीजिए जो गाय और भैंसें हैं वो गर्भवती हैं तो इसके कारण उनका गर्भपात हो जाता है, और कुछ मामलों में जो रोगग्रस्त पशु हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रोग जो है वह जूनोटिक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यह रोग अभी फिलहाल जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है, और इसीलिए मनुष्यों में इसका संक्रमण का जो है अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई जानवर इससे संक्रमित है तो उसके दूध को अगर आप उबालते हैं तो उबालने के बाद वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रियाओं से दूध में जो वायरस होता है तो वह मर जाता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यह जो रोग है वह जूनोटिक नहीं है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये अभी, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कही गई हैं वो मैंने आपको नोट के रूप में दे दिया है, जिसको कि आपको नोट डाउन कर लेना है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इसरो आइंग 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट इन ए रो, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है।
तो यहां पर इस बात की चर्चा की जा रही है कि इसरो के द्वारा रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट का जो है 200वां फ्लाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम साउंडिंग रॉकेट की बात करते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिज्ञापी रॉकेट, तो ये जो साउंडिंग रॉकेट हैं वो एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक यानी कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं, जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो यहां पर साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस न्यूज में जो है RH-200 के बारे में काफी सारी जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहां पर यह बताया गया है कि यह जो रॉकेट है वह 3.5 मीटर लॉन्ग है। जो RH-200 है वह एक 2 स्टेज रॉकेट है जो कि 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यहां पर जानकारी दी गई है कि जो RH-200 है वह सॉलिड मोटर से चलता है। ये सारी जानकारियां जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर जो 200 है उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो यह रॉकेट है उसका डायमीटर 200 mm का है। यहां पर कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। जैसे यहां पर बताया गया है कि भारत के द्वारा सबसे पहला जो साउंडिंग रॉकेट है वह थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था, जिसका नाम था नाइके अपाचे, जो कि एक अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट था। और यह जो प्रक्षेपण है वह 21 नवंबर 1963 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। इसी तरीके से यहां पर यह बताया गया कि इसके बाद हमने रूस और फ्रांस से भी 2 चरणों वाले साउंडिंग रॉकेट को आयात किया था, जिसका नाम था M100, और जो फ्रांस से आया था साउंडिंग रॉकेट उसका नाम था सेंटोर। अगर हम भारत के अपने साउंडिंग रॉकेट की बात करें तो जो पहला साउंडिंग रॉकेट था भारत का उसका नाम था रोहिणी RH-75, जिसे कि 1967 में लॉन्च किया गया था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको शेयर किया है। यहां पर भारत में जो साउंडिंग रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं उसके जो 3 संस्करण हैं, यानी कि RH-200, RH-300 Mark II और RH-560 Mark III, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है कि आखिर ये जो साउंडिंग रॉकेट हैं उनका पेलोड क्षमता कितना है, वह कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, उनका जो प्रयोजन है यानी कि उनका जो इस्तेमाल है वो क्या है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक और बात जो कि आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि पहले जो RH-200 रॉकेट था वह जो है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आधारित जो प्रोपेलेंट थे उसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाता था। लेकिन हाल के दिनों में HTPB यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, उसका इस्तेमाल प्रोपेलेंट के रूप में किया जा रहा है। और इसका इस्तेमाल करके जो पहला साउंडिंग रॉकेट था यानी कि जो RH-200 था उसे जो है सितंबर 2020 में थुम्बा इलेक्ट्रोलियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से सफलतापूर्वक उड़ाया गया था। ये बात आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जो साउंडिंग रॉकेट है वह किस तरह के प्रोपेलेंट का उपयोग करते हैं। तो पहले क्या यूज किया जाता था और अभी क्या यूज किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है इसमें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बच्चों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और यहां पर आपको जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसका असर समाज पर क्या पड़ता है, बच्चों पर क्या पड़ता है, उसके बारे में लिखना है। तो यहां पर आपको सोचना होगा कि आखिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो किस तरीके से समाज पर असर डालता है, चाहे वह बच्चों की सुरक्षा का मामला हो, छोटी बच्चों की सुरक्षा का मामला हो, बच्चों का जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संदर्भ में जहां निर्णय संबंधी त्रुटि अक्सर होती है, क्या मृत्युदंड का न्यायिक उन्मूलन होना चाहिए, इस पर आपको चर्चा करना है। तो मैंने काफी डिटेल में यहां पर डिस्कशन किया है कि आखिर क्यों
मृत्युदंड को देते समय जजेस को अपराध की गंभीरता के साथ साथ जो अपराधी का पृष्ठभूमि है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्हीं सब बातों को आपको यहां पर लिखना होगा। तो जो अभी फिलहाल ये प्रकरण चल रहा है उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं कि आखिर क्यों मृत्युदंड का न्यायिक उन्मूलन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बहुत ही रेयर मामलों में जो है मृत्युदंड दिया जाए, और मृत्युदंड देते समय जो बचन सिंह मामले में कहा गया था कि अपराधी की पृष्ठभूमि को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसके मृत्युदंड से वो कम किया जा सके, इस बात को भी आपको यहां पर उल्लेख करना होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।